अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे, और डबल मैथ्स के तो सारे स्टूडेंट्स ही जो हैं वो फ़िज़िक्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक बिल्कुल भी नया नहीं है। वो इसको पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, एफएससी फ़िज़िक्स में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, और बीएससी फ़िज़िक्स में भी आप लोग डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे फ़िज़िक्स बी में। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी टू एंड फ्रो मोशन होती है, आगे और पीछे की मोशन होती है किसी एक ही पॉइंट के अबाउट। ऐसी मोशन जिसमें उसका जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, जो जिस एक फ़िक्स्ड पॉइंट से हम उसकी मोशन ले रहे होते हैं, उसका जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, वो उस मीन पॉइंट से डिस्टेंस के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे आप समझ लें कि झूले की मोशन होती है। जब आप झूले को एक बार फोर्स लगा के छोड़ते हैं तो वो एक ही पॉइंट के अबाउट आगे और पीछे रोटेट करता है। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। द पार्टिकल इज सेड टू मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ़ इट मूव्स इन अ straight line with an acceleration which is directly proportional to its distance from fixed point and is always directed towards fixed point on the line। जैसे यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई गई है, उस लाइन में जो पॉइंट ओ है दैट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट, मीन पॉइंट या पिवट पॉइंट भी जिसको हम कहते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को मीन पॉइंट से लेके पॉइंट पी तक हम उसको लेके गए, हमने उसको छोड़ा, उसका डिस्टेंस जो एक्स था। अब जो ऑब्जेक्ट है वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे वो वापस आता जाएगा उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी, उसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, क्योंकि उसका जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। हमने बात की है ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है एक्सेलरेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। तो जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं, लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे या राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम मीन पोजीशन की तरफ मूव करते हैं जो डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन वो कम होता जाता है। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे देखो, जो आपका पॉइंट ए है ये मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट है जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जिस टाइम वो यहाँ पे पहुँच जाता है ना, उस टाइम मिनिमम होते होते ज़ीरो हो जाती है। एट फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर रुकता है, उसके बाद वो फिर मूव करता है। जब वो पॉइंट ओ की तरफ मूव करता है तो उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कम होता जा रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। पॉइंट ओ यानी मीन पोजीशन पे पहुंच के जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाता है। वजह क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन वो ज़ीरो हो गया, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। अब वो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो उसको उस मीन पोजीशन पे रुकने नहीं देती, वो उसको राइट साइड की तरफ मूव कराती है, लेफ़्ट की तरफ सॉरी। तो वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स ए प्राइम मूव करना शुरू करता है। इधर अब फिर उसका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया है। इधर जब वो जाएगा तो उसका जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ही उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। पॉइंट ए प्राइम पे पहुंच के उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी उसकी फिर मिनिमम हो जाएगी। अब वो अपने एक्सेलरेशन की वजह से फिर बैक की तरफ मूव करेगा एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से उसकी टू एंड फ्रो मोशन चलती रहेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यही सारी स्टोरी है जो इधर बयान की गई है। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किस वर्डिंग में और मैथमेटिकली उसको कैसे डील किया गया है। लेट एक्स ओ एक्स प्राइम बी a straight line along which particle is moving and fixed point O on the line can be taken as origin. Consider P the position of particle at any point T। मतलब दरमियान में किसी भी इंटरवल पे किसी भी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो पॉइंट P पे है। whereas OP is equal to X, O और P का जो डिस्टेंस है उसको हमने X का So the acceleration at point P is proportional to the distance x and hence become proportionality constant। जब हम लगाते हैं ना तो वो
जो इक्वलिटी है वो आ जाती है। वैसे तो हम कहते हैं ना कि एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, तो जब लैम्डा लगा देंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो वो हो जाएगा a इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स। और यहाँ पे माइनस साइन हम इसलिए लगाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में एक और बात अहम होती है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट एक्स, वो x की से दूर जा रहा है, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, मतलब डिस्टेंस जिस साइड पे ट्रैवल हो रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उससे अपोजिट होती है, इसलिए इधर हम माइनस साइन लगाते हैं। तो मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इज़ a इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा ए एक्स, या फिर d स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। ये अब एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन इक्वेशन 1, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है दैट इज़ v डी वी ओवर डी एक्स, इसमें ये है फंक्शन ऑफ पोजीशन इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स या म्यू एक्स, जो भी आप इसको लिखना चाहें। दैट इज़ जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेते हो। आपने फिज़िक्स में शायद कोई और लिया होगा, यहाँ पे लैम्डा लिया हुआ है, म्यू ले लें, जो भी लें, इट्स अप टू यू, जस्ट आपने उसको एज अ कांस्टेंट डील करना है। अब हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है तो एक्चुअली हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, हमने उसकी स्पीड भी निकालनी है, हमने उसका पोजीशन भी लेनी है, हमने उसका टाइम भी लेना है कि वो किस टाइम में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं starting with this equation of motion, d square x over dt square is equal to minus lambda x, या फिर v dv over dx is equal to minus mu x। जब हम इस इक्वेशन में वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है v dv is equal to minus mu x dx। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें, लैम्डा इज़ कांस्टेंट तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे इंटीग्रेशन परफॉर्म होगी, वी स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, राइट साइड पे एक्स की इंटीग्रेशन होगी, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। द पार्टिकल इज़ मूविंग अवे फ्रॉम पॉइंट ओ एंड एक्सेलरेशन इज़ टूवर्ड्स ओ, सो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस साइन की जो मैंने आपको वजह बताई है ये वही यहाँ पे दोबारा बताई गई है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉइंट ओ, और जो एक्सेलरेशन है वो हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, और जो एक्सेलरेशन है वो है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, इस वजह से माइनस साइन आता है। तो जब पॉइंट ए है मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन स्टार्ट की थी वो पॉइंट ए पे हम कंसिडर करते हैं, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होता है, उसको हम ए ले लेते होते हैं। ये जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है एक्स, उसको हम एम्पलीट्यूड कंसिडर करते होते हैं, दैट इज़ ए। तो इस इक्वेशन में जब इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे ना, v को 0 पुट करेंगे तो उस टाइम जो हमारा x है डिस्टेंस वो होगा मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड। तो इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास c1 यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा a स्क्वायर ओवर 2। आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, आपके पास v स्क्वायर ओवर 2 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा भी कॉमन ले लेंगे और आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, दैट इज़ v इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है जी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल हु इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, अब हम डील करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को या पोजीशन को। तो अब हम वेलोसिटी को लेंगे dx ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो dx ओवर dt इज़ इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव साइन हमने यहाँ पे इसलिए लिया है कि अगर हमारा जो पार्टिकल है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो
तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही होती है। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है, इसलिए यहाँ पे साइन हम पॉजिटिव लेंगे। v इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में भी आप दोनों तरफ वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें। डी एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा एंड इंटीग्रल ऑफ डी टी। अब राइट साइड पे तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, अंडर रूट लैम्डा इज़ कांस्टेंट, वो एज इट इज़ आ जाएगा, डी टी की इंटीग्रेशन हो गई टी। और लेफ्ट साइड पे ये अब आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए विच इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा टी प्लस सी टू। अब यहाँ से आप साइन दोनों तरफ अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा साइन। अच्छा, पहले तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लो। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए भी वही इनिशियल कंडीशन है कि जब आपके पास टाइम ज़ीरो है तो उस वक्त आपका जो एक्स जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यानी कि एक्स वो है ए। देखें हम स्टार्ट इसमें ले रहे हैं पॉइंट ए से कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब हमने जैसे झूला है या कोई भी इस तरह की ऑब्जेक्ट है जो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, हम उसको फॉर द टाइम बीइंग खींचते हैं, उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे लेके जाते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं। तो जो उसका स्टार्ट ऑफ मोशन का पॉइंट होता है ना, वो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है जिसको मैं एम्पलीट्यूड कह रही थी। तो जब हम t इज़ इक्वल टू 0 पे स्टार्ट लेंगे तो जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा x इक्वल्स टू a। ये इनिशियल कंडीशन इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आ जाएगा, दैट इज़ π/2। π/2 को आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इक्वल्स टू अंडर रूट लेमडा टी प्लस π/2। दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें, एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन ऑफ अंडर रूट पाई टी प्लस π/2। अच्छा, ये जो अब π/2 है दिस इज़ अलाइड एंगल। ये जब इसका कोई भी मल्टीपल या ये खुद किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो जो रेशो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। जैसे साइन है वो चेंज हो जाएगा कॉज में, कॉज ऑफ अंडर रूट लेमडा टी, और इसके साथ जो हम साइन लगाते होते हैं प्लस या माइनस का वो डिपेंड करता होता है क्वाड्रेंट पे। अब यहाँ पे ये जो π/2 प्लस अंडर रूट लेमडा टी है ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमारे पास ये x इज़ इक्वल टू a कॉज ऑफ अंडर रूट लेमडा टी आ गया। जो हमारे पास ये राइट पे एक्सप्रेशन था साइन ऑफ अंडर रूट लेमडा टी प्लस पी/2, अंदर वाले इस एंगल की जगह पे आपके पास आ गया कॉज ऑफ अंडर रूट लेमडा टी बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आइडेंटिटी जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो अब आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी का फार्मूला आ गया इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉज ऑफ अंडर रूट लेमडा टी। अच्छा, अगर हम टाइम जो है वो अपना स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ओ, पहले तो हमने ए से स्टार्ट लिया था ना, अगर हम ओ से स्टार्ट लेते हैं उस वक्त हमारा डिस्टेंस भी ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है। तो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 में ये वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो मेरे पास C2 की वैल्यू आ जाती है 0, और C2 की वैल्यू जब हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू अंडर रूट लेमडा टी। साइन अप्लाई कर दे दोनों तरफ, एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट लेमडा टी, और इक्वेशन नंबर 8 हमें मिल जाएगी, दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन ऑफ अंडर रूट लेमडा टी। 7 और 8 इन दोनों इक्वेशंस को आप ज़रा कंपेयर कर लीजिए। बाकी शेप इनकी सेम है, फेज़ एंगल भी सेम है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में फ़र्क है साइन और कॉज में। द इक्वेशन नंबर 7 and 8 गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ओ अकॉर्डिंग टू द टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम एंड पॉइंट और फिक्स पॉइंट, यानी जिस भी पॉइंट से आप मेजर करो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन तो ये उसी के हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इफ़ द पार्टिकल इज़ एट पॉइंट ए, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट पे और टाइम ज़ीरो है, तो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली थी एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉज ऑफ अंडर रूट लेमडा। अगर हम दोनों साइड्स पे डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ए इज़ एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, कॉज की इंटीग्रेशन माइनस साइन अंडर रूट लेमडा टी और अंडर रूट लेमडा टी की इंटीग्रेशन अंडर रूट लेमडा।
dx/dt इज इक्वल टू v माइनस ए अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा टी। ये जो ऊपर इधर अंडर रूट लेमडा टी है ना, इसमें ये टी एक्स्ट्रा है, ये गलती से लगाया हुआ है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos ऑफ अंडर रूट लेमडा टी। आप देखो कि पूरा एक चक्कर काटने के बाद यानी कि टाइम 2 पाई के बाद ऑब्जेक्ट फिर उसी पोजीशन पे होता है, सेम वही उसकी सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो x इज़ इक्वल टू a cos ऑफ अंडर रूट लेमडा टी को हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू a cos ऑफ अंडर रूट लेमडा टी प्लस 2 पाई। जो 2 पाई है ये कोसाइन का पीरियड होता है। ये 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इसकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो ये जो 2 पाई के मल्टीपल्स हैं सारे, ये ऐड करने से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप इसको अंडर रूट लेमडा को बाहर कॉमन ले लो तो ये आपके पास x इज़ इक्वल टू a cos ऑफ अंडर रूट लेमडा, और अंदर ये एक्सप्रेशन हो जाएगा t ओवर अंडर रूट लेमडा प्लस 4 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा। इट इज़ शोइंग दैट आफ्टर टाइम t प्लस 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा t प्लस 4 पाई बाय अंडर रूट लेमडा, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो सेम होगी। अच्छा जी, अब ये जो डिस्कशन है दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू। हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि कितने टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो आपके पास इस पूरे टू एंड फ्रो मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पूरा एक चक्कर होता है वो टाइम t इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा में कंप्लीट हो जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड टू नेगेटिव एम्पलीट्यूड माइनस a। So displacement of particle on either side of fixed point O is called amplitude. The number of vibrations completed by particle in a unit of time is called frequency denoted by nu. और ये भी आपने एक्सप्रेशन याद रखना है, फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है आपने, जो हम कहते थे न्यू इंटू टॉ इज़ इक्वल टू 1। एक्चुअली ये आपके पास जो टॉ है इधर ये टाइम ऑफ फ्लाइट को शो कर रहा है, और जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है न्यू वो इक्वल है 1/टॉ, और टाइम को हमने लिया था 2 पाई बाय अंडर रूट लेमडा। एक्चुअली ये फिज़िक्स में ये जो यहाँ पे इन्होंने न्यू लिखा हुआ है ना, आपने इसको एफ़ पढ़ा हुआ है। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है अंडर रूट लेमडा ओवर 2 पाई। अच्छा जी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ज्योमेट्रिकली आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिखाई हुई है कि एक पॉइंट P है, वो अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है इन द सर्कल, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका टाइम क्या होगा। ये आपने फ़िज़िक्स में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा कि जो लीनियर वेलोसिटी है, जब कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है जिसको हम ओमेगा कहते हैं, और वो होती है टूवर्ड्स द, उसकी जो डायरेक्शन थी वो हम फाइंड आउट किया करते थे बाय राइट हैंड रूल, प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती थी। जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती थी उसकी डायरेक्शन होती थी टेंजेंशियल। ये आप ज़रा सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर अगर फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का रिवाइज़ करें तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। बहरहाल वहाँ पे आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि आर अगर रेडियस हो एंगुलर मोशन का और ओमेगा हो एंगुलर वेलोसिटी, तो जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी हैं वो रिलेटेड होती थी बाय द एक्सप्रेशन v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ जाता है v ओवर आर, और ये भी हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है ये वाला रिलेशन s इज़ इक्वल टू वी टी। यहाँ पे हम v की वैल्यू आर ओमेगा पुट कर दें तो आपके पास आ जाता है s इज़ इक्वल टू आर ओमेगा टी, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। हाउ, ओमेगा टी को हमने 2 पाई लिया है क्योंकि जो ओमेगा टी है ये एक्चुअली एंगल है, और पूरे सर्कल में जो हमारे पास एंगल है दैट इज़ 2 पाई। तो आर ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, दोनों तरफ आर कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय ओमेगा, या फिर ओमेगा जो है वो इक्वल हो गया 2 पाई बाय टी के। अच्छा, आपने एक काम करना है कि जो आपके पास क्यू के गौरी की बुक है, आपने सर्कुलर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक यहाँ से रीड करना है, बस आपके लिए यहीं तक ही काफ़ी है।
क्या आपको ये पता हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस। फिर आपने उसको इंटीग्रेट करना है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट लेमडा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का आ जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो अगर आपने स्टार्ट लिया है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ए तो फिर उसका एक्सप्रेशन कॉस में है, और अगर आपने मीन पॉइंट ओ से स्टार्ट लिया है तो फिर उसका एक्सप्रेशन साइन में है। बाकी आपको ये पता हो कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा एक चक्कर है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है इसके साथ, दैट्स ऑल। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको सिर्फ यही चंद बातें पता होनी चाहिए। आपने ये वाला टॉपिक रीड कर लेना है फ्रॉम योर मैकेनिक्स बुक। बाकी अब हम इस चैप्टर की इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेसन। तो आपने इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक रीड किया है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने इसको मेरे साथ शेयर करना है और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको मेरे साथ डिस्कस करें ऑन द व्हाट्सएप। इंशाल्लाह आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।